हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। तो कैसे हो आप सब बच्चों, और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है ये तो आप लोग जरूर बताया करो, ठीक है ना। आपके कमेंट को देखता हूं तब मुझे भी हिम्मत बनती है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, ठीक है ना। तो कमेंट आप लोग किया करो, जरूर किया करो। आप कमेंट करते हो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आपको लिए कुछ करना चाहिए, आप अकेला ना पड़ जाएं, इसलिए मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहना चाहता हूं, ठीक है। ओके, तो एसएन टेस्ट के लिए आप लोगों को कुछ क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराया था। एक हमने पार्ट 1 दे दिया था आप लोगों के लिए। अभी मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेकर के आया हूं। इसमें भी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ही क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करके रखोगे ना, तो मुझे लगता है कि इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन रहेगा। इसमें से भी कुछ आ सकता है या फिर हो सकता है इसी के जैसा कुछ क्वेश्चन आएगा आप लोगों को। तो आप तैयारी रखें इसी तरीके के क्वेश्चन में, तो आपको थोड़ा सा आसानी रहेगा, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को जो है वो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट से दिया हुआ है। द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अमंग द फॉलोइंग इज। इस चारों में ए बी सी डी में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, फास्ट कमेंट करिए बच्चों। आप देखोगे ये है प्राइमरी कार्बोकैटायन, ये है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये भी है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये भी है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो मुझे अब देखना क्या पड़ेगा? नंबर ऑफ अल्फा एच। आप देखिए नंबर ऑफ अल्फा एच कहां पे ज्यादा है बच्चों। आपको हाइपर कंजुगेशन के आधार पे जानते हो कि जिस कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन में हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा होता है, मतलब अल्फा एच का संख्या ज्यादा होता है, वो मोर स्टेबल होता है। यानी कि यहां पे अल्फा एच का संख्या कितना है? सिर्फ 2। यहां पे अल्फा एच का संख्या कितना है? यहां पे है सिर्फ 3, क्योंकि यहां पे ये अल्फा कार्बन पे सिर्फ 3 मिथाइल है, इस कार्बन पे एक भी एच नहीं है, इसलिए यहां पे अल्फा एच है ही नहीं, सिर्फ 3 अल्फा एच है। इसमें देखो बच्चों, इसमें अल्फा एच का संख्या कितना है? इसमें अल्फा एच का संख्या 4 है, और इसमें अल्फा एच का संख्या कितना है? इसमें अल्फा एच का संख्या बच्चों 5 है। यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन हम लोग कहेंगे कि 4 नंबर होगा, यानी कि डी होगा कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा एच का होता है। अगर वहां पे सभी में अल्फा एच अलग अलग दिया हुआ है तो बना लेंगे ना आप लोग ऐसा क्वेश्चन। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है रिएक्शन मैकेनिज्म से, ये भी आ सकता है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को क्लासरूम में पढ़ाया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन, वहां पे एक रिएक्शन मैकेनिज्म आपको दिया हुआ है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। आप लोग जानते हो और याद कर लीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए कॉपी में कि जब भी किसी एल्केन का रिएक्शन करवाते हैं Cl2 या Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हीट, अल्ट्रावायलेट रे, HNO। अगर किसी एल्केन का रिएक्शन करवाते हैं Cl2 या Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HNO, हीट, सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रे, वहां पे मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। जी हां, अब देखिए सबसे पहले है प्रोपीन प्लस HBr। आप जानते हो कि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जब भी किसी एल्कीन या एल्काइन का रिएक्शन HBr के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, वहां पे मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। लिख लीजिएगा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, जबकि कह रहा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड AlCl3। बच्चों आप लोग जानते होंगे बेंजीन का आप लोगों ने पढ़ा होगा हेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां होगा ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एसिटिलीन प्लस HBr, बच्चों किसी एल्काइन का या एल्कीन का रिएक्शन HBr के साथ इन द अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, अगर पेरोक्साइड है तब तो होता है यहां पे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, और अगर पेरोक्साइड नहीं है तो वहां होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जी हां, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और यहां पे मीथेन एक एल्केन हो गया, इसका रिएक्शन Br2 के साथ है इन द प्रेजेंस ऑफ HNO। तो मैंने कहा ना किसी भी एल्केन का रिएक्शन Br2 या Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HNO, हीट, सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रे, यहां पे मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आंसर हो जाएगा इसका डी। यहां पे होगा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, यहां होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहां होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वेरी गुड, याद रखिएगा। उसके बाद सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल, सुनिएगा ध्यान से, डायरेक्ट केस में याद रखिए। द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ
सेपरेशन ऑफ 1:1 मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पारा नाइट्रोफिनॉल इज, यानी 1:1 रेशियो कहने का मतलब हुआ कि यहां पे इक्विमोलर मिक्सचर है, इक्वल अमाउंट में यहां पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है और पारा नाइट्रोफिनॉल है। जानते हैं बच्चों, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पारा नाइट्रोफिनॉल के मिक्सचर का जो सेपरेशन होता है बाय स्टीम डिस्टिलेशन, कहां होता है? बाय स्टीम डिस्टिलेशन। जी हां, यहां पे हो जाएगा बाय स्टीम डिस्टिलेशन। क्यों? क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में होता है इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, जबकि पारा नाइट्रोफिनॉल में होता है इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। तो पारा में होता है इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, ऑर्थो में होता है इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। और आप जानते हो कि इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड और इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्ड में ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन होता है? सही बोला, ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, जिसके कारण पारा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कंपेयर टू ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो लेस स्टीम वोलेटाइल होता है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो मोर स्टीम वोलेटाइल होता है। यानी जब इसके मिक्सचर को हम लोग हीट करेंगे तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, ये जल्दी वेपर बन के उड़ जाएगा। पारा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जल्दी वेपर बन के नहीं उड़ेगा, इसलिए वहां पे सेपरेशन होता है बाय स्टीम डिस्टिलेशन। तो जहां भी क्वेश्चन आ जाए ऑर्थो एंड पारा नाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर सेपरेशन करना है, आंसर जाएगा स्टीम डिस्टिलेशन। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, वो यहां पे दिया हुआ है हाइपर कंजुगेशन से। देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। कंसीडर द फ्लोइंग कंपाउंड हाइपर कंजुगेशन अकर्स इन। बच्चों आपको पता है हाइपर कंजुगेशन एल्कीन में होता है, एल्काइन में होता है, कार्बोकटाइन में होता है, फ्री रेडिकल में भी होता है। अब आपको यहां शर्त क्या है कि जो एल्कीन, एल्काइन और कार्बोकटाइन और फ्री रेडिकल का कार्बन होता है उससे डायरेक्टली अटैच्ड कम से कम एटलीस्ट 1 sp3 कार्बन होना चाहिए, और उस sp3 कार्बन पे कम से कम 1 H होना चाहिए। उसी को हम लोग कहते हैं अल्फा H। और जहां अल्फा H कम से कम 1 होता है वहीं पे हाइपर कंजुगेशन हो सकता है। देखिए, जैसे कि यहां देखिए, यहां रेडिकल है लेकिन ये अल्फा कार्बन तो है, लेकिन कोई अल्फा H है क्या? आप कहोगे अल्फा H का संख्या यहां पे 0। यहां पे सारे के सारे मिथाइल दिए हुए हैं, एक भी अल्फा H नहीं है। इधर तो sp2 कार्बन है, होगा नहीं। इस रेडिकल के रिस्पेक्ट में सारे के सारे फिनाइल हैं, और आप लोग अच्छे तरीके से पढ़े लिखे इंसान हैं कि फिनाइल के पास सारा कार्बन sp2 होता है, इसके अंदर कोई भी ऐसा sp3 कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है। यहां देखिए, इसके रिस्पेक्ट में बच्चों ये एक बायसाइक्लो कंपाउंड है, और आपको पता होगा कि बायसाइक्लो कंपाउंड के ब्रिज हेड पे जो होता है हाइड्रोजन, तो ब्रिज हेड पे प्रेजेंट हाइड्रोजन जो होता है हाइपर कंजुगेशन नहीं जाता है। तो ब्रिज हेड पे प्रेजेंट हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में नहीं जाता है, लेकिन इस रेडिकल के रिस्पेक्ट नीचे जहां मिथाइल है, तो जहां मिथाइल है वहां पे sp3 कार्बन है, उससे अटैच्ड हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में बिल्कुल जाता है। यानी टोटल अल्फा H का संख्या यहां पे हम लोग कहेंगे जो हाइपर कंजुगेबल अल्फा H है, तो हाइपर कंजुगेबल अल्फा H का संख्या 1 है, इसलिए हम लोग कहेंगे फर्स्ट में नहीं होगा, सेकंड में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ यहां पे थर्ड में होने वाला है। सिर्फ इसका आंसर बच्चों थर्ड होने वाला है, यानी बी नंबर में आप देख सकते हो यहीं पे एक हाइपर कंजुगेबल अल्फा H है, बाकी और कहीं अल्फा H नहीं है। उसके बाद देखिए, ये भी बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। आईपीसी नेम ऑफ द फ्लोइंग एज, इसका आईपीसी नेम क्या है? आप सुनिए, पता है इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1-2 पे आता है ट्रिपल बॉन्ड, इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1-2 पे आता है डबल बॉन्ड। ऐसे सिचुएशन में हम लोग किसको प्रायोरिटी देते हैं? ऐसे सिचुएशन में हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, अरे बोलो बोलो, एल्कीन को प्रायोरिटी देते हैं। यानी कि यहां पे होता है ये 1, यहां होता है 2, यहां होता है 3, यहां होता है 4, यहां होता है 5, यहां होता है 6। 1,5 हेक्सिन आइन, ऐसा नाम लिखने का नहीं है तरीका कि हेक्सिन और आइन एक ही साथ लिखो, इन और आइन एक साथ नहीं लिखने का ही है, ऐसे हम लोग नाम नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, ये नहीं लिख सकते हैं। यहां देखिए 1 हेक्सिन 5 आइन, ये सही है। या फिर इसी को हम लोग यहां पे लिख सकते हैं बच्चों, इसी को हम लोग लिख सकते हैं यहां पे हेक्स 1 इन 5 आइन, ऐसे भी ऑप्शन में दे सकता है, ध्यान रखिएगा। तो इसी को हमने लिख दिया 6 कार्बन का पैरेंट चेन है, 1-2 का लोएस्ट नंबर 1 हेक्सेन, और Y से पहले E को हटा दिया, और 5 और 6 का लोएस्ट नंबर 5, तो 5 आइन, या फिर हेक्स 1 इन 5 आइन, क्या बोलते हो? यानी कि इसका जो आंसर होगा बॉश वो हो जाएगा बी। इसका आंसर बी होगा 1 हेक्सीन 5 आइन। और यहां पे देखो 1 हेक्साइन तो होगा नहीं, 1 इसको प्रायोरिटी दे नहीं सकते हैं, डबल बॉन्ड को देंगे, और 1,5 हेक्साइन इन ऐसा नाम नहीं लिखाया जाता है, ठीक है ना। तो 1 हेक्सीन 5 आइन और हेक्स 1 इन 5 आइन, समझ गए बातों को। अब देखते हैं हम लोग
फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों का बहुत आसान है बच्चों, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट से दिया हुआ है। आपको यहां से पूछा जा रहा है स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा करेक्ट। ये आपको कुछ कार्बोकैटायन ABCD दिया हुआ है, ABCDE तक दिया हुआ है, और पूछा जा रहा है कौन सा कार्बोकैटायन कम स्टेबल है, कौन सा ज्यादा स्टेबल है। अब आप देखिए इसमें देखोगे तो इनमें अल्फा H का संख्या कितना हो गया, यहां पे है 2 मिथाइल, तो एक मिथाइल में 3 H है, ये कार्बोकैटायन से डायरेक्टली अटैच्ड है। 2 मिथाइल, यहां पे एक मिथाइल में 3 अल्फा H, तो 2 मिथाइल में हो गया 6 अल्फा H और 2 अल्फा H यहां, तो 6 + 2 यानी कि टोटल अल्फा H का संख्या हो गया 8। इसके रिस्पेक्ट में देखिए बी में देखोगे तो इस कार्बोकैटायन से अटैच्ड 3 मिथाइल है, यानी कि 1 मिथाइल में 3 अल्फा H होता है, तो 3 मिथाइल में 9 अल्फा H हो गया। उसके बाद यहां देखो बच्चों इस कार्बोकैटायन से अटैच्ड 2 मिथाइल है, तो 1 मिथाइल में 3 अल्फा H होता है, तो 2 मिथाइल में 6 अल्फा H हो गया। ए में हुआ 8 अल्फा H, बी में हुआ 9 अल्फा H, सी में हुआ 6 अल्फा H और डी में हुआ इस कार्बोकैटायन से अटैच सिर्फ 1 मिथाइल है 3 अल्फा H, और ई में तो कोई अल्फा H है ही नहीं, वो अकेला है, तो सबसे कम स्टेबल हो जाएगा ई। सबसे कम स्टेबल ई होगा, यानी कि सी ऑप्शन पहले हटा दीजिए, डी ऑप्शन पहले हटा दीजिए, क्योंकि यहां पे डी और ए तो सबसे कम स्टेबल है नहीं, सबसे कम स्टेबल ई है। उसके बाद देखिए अब सबसे ज्यादा जिसमें होता है अल्फा H वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, जिसमें अल्फा H कम होता है वो कम स्टेबल होता है, क्योंकि कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा H वो हाइपर कंजुगेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यहां पे देखोगे बच्चों अब इसमें 3 है, इसमें 6 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है, तो अब ई के बाद हो जाएगा डी। अब डी इसमें भी है, इसमें भी है, उसके बाद होगा सी, तो सी इसमें भी है, सी इसमें भी है। उसके बाद बच्चों अब हो जाएगा डी ए, अब हो जाएगा ए। ए यहां पे कम स्टेबल है और बी यहां पे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि बी में नंबर ऑफ अल्फा H 9 है। आप कहोगे कि ए वाला गलत हो गया, क्योंकि ए वाले में ए कह रहा है सबसे ज्यादा स्टेबल, जो कि गलत है, मात्र 8 अल्फा H है, यानी कि ज्यादा स्टेबल जो यहां पे होगा वो बी होगा, क्योंकि बी में टोटल नंबर ऑफ अल्फा H 9 है। वैसे भी आप लोग जानते होंगे कि टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन जिसमें कि 9 अल्फा H होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है बेंजाइल कार्बोकैटायन से भी, एक्सेप्शनल केस है। तो यहां पे होगा ई सबसे कम स्टेबल, फिर हो जाएगा डी, यहां पे मात्र 3 अल्फा H, उसके बाद सी क्योंकि 6 है, ए क्योंकि 8 अल्फा H, उसके बाद बी क्योंकि 9 अल्फा H, ये होगा। इसके बाद देखिए जिल्दाल मेथड इज यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ, बच्चों ये सब क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, आएगा टेस्ट में बिल्कुल। तो जिल्दाल मेथड इज यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, बिल्कुल नाइट्रोजन का एस्टिमेशन होता है यहाँ पे जिल्दाल मेथड से। उसके बाद देखिए लसाइन टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन फेल्स इन, किसमें लसाइन टेस्ट फेल हो जाता है, नाइट्रोजन का एस्टिमेशन नहीं होता है बच्चों, जहां नाइट्रोजन से अटैच्ड कार्बन नहीं होगा वहां पे लसाइन टेस्ट फेल हो जाता है। लेकिन जहां नाइट्रोजन से अटैच्ड कार्बन होगा कम से कम एटलीस्ट 1, वहां पे लसाइन टेस्ट होगा पॉजिटिव। जैसे कि यहां देखो नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड कार्बन है, पॉजिटिव होगा। यहां पे नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन है, कोई कार्बन नहीं है, मतलब यहां पे फेल हो जाएगा, ये हाइड्रोजन है। उसके बाद देखोगे यहां पे नाइट्रोजन के साथ कार्बन है, पॉजिटिव होगा। यहां पे देखो यहां पे C6H5 के साथ अटैच्ड है नाइट्रोजन, यानी जहां नाइट्रोजन के साथ कार्बन होगा लसाइन टेस्ट देगा, और जहां पे नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन है लसाइन टेस्ट नहीं देगा। आंसर होगा सिर्फ यहां पे बी, हाइड्रोजन, उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है। आप कहोगे कि जहां नाइट्रोजन के साथ कार्बन नहीं है वहां पे लसाइन टेस्ट नहीं होगा नाइट्रोजन का। समझ के बातों को। अब देखते हैं आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का लिया हुआ है बच्चों, ये है एरोमेटिसिटी टॉपिक का, एरोमेटिसिटी चैप्टर का है। अब देखो इसमें से क्या कहा जा रहा है कि व्हिच कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड, कौन इसमें से एरोमेटिक नहीं है। बच्चों आप देखो इसके केस में आप जानते हो कि जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, उसके बाद सारे कार्बन sp2 होनी चाहिए, उसके बाद उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी कि n की जगह पे 0 रखोगे तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 रखोगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 रखोगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसा होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले साइक्लिक होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और को प्लेनर होना चाहिए, सारे के सारे एटम एक ही प्लेन में होनी चाहिए। ओके यहां देखो 2 2 4 2 6 यहां पे हो चुका है 6, यानी कि आप कहोगे इस केस में एरोमेटिक है, ये एक एरोमेटिक है। यहां देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसको भी हम लोग यहां पे कहने वाले हैं ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। लेकिन बच्चों याद रखना अगर किसी रिंग में एक भी कार्बन, एटलीस्ट एक भी कार्बन
sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, जैसे ही एटलीस्ट वन कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, उसको हम लोग कहते हैं अब नॉन एरोमेटिक। तो किसी कंपाउंड में, किसी रिंग के अंदर एक भी कार्बन sp3 हो गया, उसको कहते हैं नॉन एरोमेटिक, क्योंकि वो होता है नॉन प्लेनर। बिल्कुल, यहां पे C वाला एरोमेटिक नहीं है। बाद बाकी यहां पे 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाने के कारण इसको हम लोग कहेंगे एरोमेटिक। तो यहां पे है 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, यहां पे है 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, और यहां पे है 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। तो A, B और D एरोमेटिक है, C वाला नॉन एरोमेटिक है। उसके बाद सुनिए 10 नंबर में क्या कह रहा है, Which of the following chemical system is non-aromatic? कौन इसमें से नॉन एरोमेटिक है, पहचानो। बच्चों यहां पे देखोगे तो पहले वाले में ही आपको मिलेगा, पहले वाले में ही यहां पे देखोगे ये कार्बन जो दिया हुआ है sp3 दिया हुआ है, क्योंकि वहां पे कोई बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है दोनों साइड। तो जब दोनों साइड सिंगल बॉन्ड है मतलब वहां पे 2H हिडन है, जब 2H हिडन है मतलब इसका sp3 हाइब्रिडेशन हो गया, जिसका sp3 हाइब्रिडेशन होता है उसी को हम लोग कहते हैं नॉन एरोमेटिक। बिल्कुल ये नॉन एरोमेटिक है। बच्चों ये बेंजीन है, तो बेंजीन वाले में जानते हो कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसको हम लोग कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। यहां देखिए इसको नैप्थलीन कहते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें भी हो गया, अगर आप 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन में n की जगह पे 2 पुट करोगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। नैप्थलीन होता है एरोमेटिक कंपाउंड। यहां देखिए इसको कहते हैं थायोफेन। क्या कहते हैं बच्चों, थायोफेन। 2 2 4 2 6, तो यहां पे इसमें आप देख सकते हो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसको हम लोग कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से इसको हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है। अब हम लोग देखते हैं आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हम लोगों का वो है एक फ्री रेडिकल का क्वेश्चन। देखोगे बच्चों बहुत आसान है। पूछा जा रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोइंग रेडिकल एज। कुछ नहीं करना है आपको, जब भी आपको पूछा जाता है फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी, और अगर किसी में भी रेजोनेंस नहीं है, सारे के सारे यहां पे जो दिए हुए हैं वो एक एल्काइल फ्री रेडिकल है, तो अगर आपको एल्काइल फ्री रेडिकल दिया हुआ है, वहां पे देखा जाता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, यानी कि नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल अल्फा H आपको देखना है। बच्चों यहां पे देखो टोटल नंबर ऑफ अल्फा H इसके केस में कितना है, यहां पे सिर्फ यहां पे 6 है। टोटल नंबर ऑफ अल्फा H यहां पे 6 है। इसमें देखो, इसमें अल्फा H का संख्या यहां पे कितना है, 3। इसमें देखो बच्चों, इसमें अल्फा H का संख्या कितना है, यहां पे अल्फा H का संख्या है, इस रेडिकल से अटैच्ड ये कार्बन एक अल्फा ये हुआ, यहां पे 2H है, इससे अटैच्ड 2 मिथाइल है। 2 मिथाइल का मतलब हो गया 6 अल्फा H, क्योंकि एक मिथाइल में 3 अल्फा H, तो 2 मिथाइल में 6 अल्फा H, और 2 यहां हो गया मतलब 8 अल्फा H। और यहां पे देखो इस कार्बन वाले रेडिकल से अटैच्ड 3 मिथाइल है, CH3 का होल 3, तो एक मिथाइल में 3 अल्फा H, यानी कि 3 में 9 होगा 9, यानी कि इसके केस में टोटल नंबर ऑफ अल्फा H का संख्या हो गया 9। बच्चों सबसे ज्यादा स्टेबल होगा यहां पे 9 अल्फा H, यानी कि हम लोग कहेंगे फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा H। अगर सभी में हाइपर कंजुगेशन हो रहा है तब, अगर किसी में रेजोनेंस होता, रेजोनेंस वहां पे प्रायोरिटी देते, लेकिन रेजोनेंस यहां पे है नहीं, तो हम लोग यहां पे कहेंगे सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 4, और सबसे कम स्टेबल हो जाएगा इसके केस में 2, क्योंकि अल्फा H यहां पे 3 है। तो सबसे कम स्टेबल 2, अरे शुरुआत में ही पकड़ में आ गया ना, 2 सबसे कम स्टेबल, एक ही ऑप्शन है B। 2 के बाद यहां पे हो जाएगा 1, क्योंकि यहां पे 6 है, उसके बाद 8 है, इसमें 3, और सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा 4, यानी कि आंसर हो गया यहां पे भी। आप कहोगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहां पे नंबर ऑफ अल्फा H के, तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा H। यहां देखो अब नेक्स्ट है यहां पे नेगेटिव चार्ज से, कार्बे एनाइन से, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बे एनाइंस इन द फॉलोइंग। आपसे पूछा जा रहा है द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बे एनाइंस इन द फॉलोइंग, कौन सा कार्बे एनाइन ज्यादा स्टेबल है। बच्चों कैसे देखेंगे, यहां पे हम लोग देखेंगे, आपको पता होना चाहिए नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर मोर स्टेबल। आपको कितनी बार बोला है ना, जो जिसका जैसा नेचर होता है वैसा ही वातावरण मिल जाना उसको अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है, तो कहते हैं कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा अच्छा होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर, यानी कि नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर मोर स्टेबल। और आप बच्चों आप जानते हो ये sp कार्बन है,
ये sp2 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है और ये sp3 कार्बन है। सिंगल बॉन्ड का हाइब्रिडेशन sp3 होता है और sp3 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होता है और sp कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है। तो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर मोर स्टेबल, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल यहां पे होगा फर्स्ट और सबसे कम स्टेबल होगा 4, क्योंकि यहां पे सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद देखिए यहां भी sp2 है, यहां भी sp2 है, लेकिन यहां sp2 कार्बन का संख्या कितना है? मात्र 2। और यहां पे sp2 कार्बन का संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 sp2 कार्बन है, इसमें मात्र 2 sp2 कार्बन है, यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ग्रुप होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ये होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे 2 R लगा हुआ है। R कौन सा इफेक्ट शो करता है बच्चों? याद रखना, R शो करता है प्लस आई इफेक्ट, यानी एल्काइल शो करता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट के कारण स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन घटता है। जी हाँ, यहां पे हम लोग कहेंगे 2 वाला मोर स्टेबल होगा 3 से, क्योंकि यहां sp2 कार्बन ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और यहां पे प्लस आई लग रहा है, जो कि यहां प्लस आई नहीं है। आप कहोगे सबसे ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3 होगा और सबसे कम स्टेबल होगा 4, क्योंकि सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वही है। आंसर हो जाएगा इसका ए 1 2 3 4। उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आ गई होगी। ओके बच्चों, अब देखते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा बार आया हुआ है क्वेश्चन। देखोगे द ClCCl एंगल इन 1122 टेट्राक्लोरोइथेन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन रिस्पेक्टिवली विल बी अबाउट। बच्चों कुछ नहीं करना है, यहां पे सिंपल इसका निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। देखो इसका मतलब क्या हुआ मैं बताता हूं इस छोटे से बॉक्स में आप लोगों को। सबसे पहले 1122 टेट्राक्लोरोइथेन, तो 1122 टेट्राक्लोरोइथेन कहने का मतलब हुआ 11 पे 2 क्लोरीन, 22 पे 2 क्लोरीन, यानी 1122 इस प्रकार से 4 क्लोरीन हो गया। दोनों कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। और जानते हो जिस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होता है उसका बॉन्ड एंगल कितना डिग्री? 120 डिग्री, 120 डिग्री एंगल हो जाएगा 1122 टेट्राक्लोरोइथेन। इसी को कहते हैं 1122 टेट्राक्लोरोइथेन। इसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है, इसलिए इसका जो बॉन्ड एंगल होता है बच्चों 120 डिग्री होता है। उसके बाद कह रहा है आपको टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन कहने का मतलब हुआ ये यहां पे 4 क्लोरीन। तो जब इसमें 4 क्लोरीन आपको दिया हुआ है, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? ये 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो चारों सिंगल बॉन्ड है, चारों यहां पे सिग्मा होगा, यानी sp3 हाइब्रिडेशन होगा। तो sp3 हाइब्रिडेशन के केस में जो बॉन्ड एंगल होता है क्लोरीन कार्बन क्लोरीन, यही तो पूछ रहा है, क्लोरीन कार्बन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड एंगल क्या होगा? तो 109 डिग्री 28 मिनट या फिर 109.5 डिग्री। यानी कि आप देखो बच्चों यहां पे 120 गलत है, 90 109.5 गलत है, 109.5 एंड 90 गलत है, 120 होगा 1122 टेट्राक्लोरोइथेन, क्योंकि उसका हाइब्रिडेशन sp2 था, और 109.5 डिग्री हो जाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन का, क्योंकि उसका हाइब्रिडेशन sp3 है। इसलिए बच्चों आप इसके केस में कह सकते हो इसका जो हाइब्रिडेशन यहां पे होने वाला है वो होगा इसका sp2 और sp3, यानी बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री एंड 109.5 डिग्री। अरे बात समझ में आ गया ना? बिल्कुल क्लियर रखना। उसके बाद देखो बहुत इंपॉर्टेंट 14 नंबर क्वेश्चन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ए हैज, कोई एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, वेरी गुड, साइक्लिक स्ट्रक्चर है इस तरीके से मान लो। सबसे पहले कह दिया कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ए हैज ऑल द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स इन ए सिंगल प्लेन, ठीक है। ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैव द सेम लेंथ लेस देन 1.54 एंगस्ट्रम बट मोर देन 1.34 एंगस्ट्रम। आप कहोगे सर जी डायरेक्ट आपने 6 मेंबर रिंग कैसे बना दिया? बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो यहाँ पे लेस देन 1.54 एंगस्ट्रम है और मोर देन 1.34 एंगस्ट्रम है। जानते हो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रम, बिल्कुल। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का होता है 1.34 एंगस्ट्रम, और जो बेंजीन होता है ना बेंजीन, तो बेंजीन में ना ही कहीं पे कंप्लीट डबल होता है ना कंप्लीट सिंगल होता है, वहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। तो बेंजीन में होता है 1.39 एंगस्ट्रम, और कहीं पे अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसका होता है 1.20 एंगस्ट्रम। तो जैसे ही क्वेश्चन में यहाँ पे कहा कि सारे कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ यहाँ पे सेम है, लेकिन
लेस देन 1.5 और एंगस्ट्रम है, अब मोर देन 1.3 और एंगस्ट्रम है, आपके दिमाग में तुरंत जाना चाहिए ये बेंजीन की बात कर रहा है, क्योंकि बेंजीन में बॉन्ड लेंथ जो होता है यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में 1.39 एंगस्ट्रम होता है। यानी कि आप जानते हो कि बेंजीन में जहां से जहां तक रेजोनेंस होता है पूरे में पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, 1.39 एंगस्ट्रम होता है। तो पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है इसके केस में द कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल विल बी, यानी कि बेंजीन में बॉन्ड एंगल कितना होता है। तो जानते हो कि बेंजीन में हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन होता है sp2, और sp2 के केस में जो होता है इसका बॉन्ड एंगल वो होता है इसके केस में 120 डिग्री, 120 डिग्री होता है। बच्चों पहले क्वेश्चन को समझो, कह क्या रहा है कि कोई साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कि हाइड्रोजन और कार्बन सब एक ही प्लेन में है। तो जानते हो कि यहाँ पे जो sp2 हाइब्रिडेशन होता है बेंजीन में, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड जितने भी एटम होते हैं सारे के सारे एक ही प्लेन में पाए जाते हैं, वो तो ठीक है। उसके बाद जैसे ही कहा कि उसका जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ है सबका सेम है, लेकिन यहां पे लेस देन 1.5 और एंगस्ट्रम, मोर देन 1.3 और एंगस्ट्रम, यानी कि बेंजीन होता है 1.39 एंगस्ट्रम। तुरंत मेरे दिमाग में आ गया कि बेंजीन का बात कर रहा है, और बेंजीन की जैसे ही बात कर रहा है तो अब यहां पे हम लोग कहेंगे कि इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वही पूछ रहा है, तो बॉन्ड एंगल हो जाएगा इसका 120 डिग्री। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंटेंट्स क्या होगा बच्चों, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने में 1s ऑर्बिटल है और 3p ऑर्बिटल है। तो जब 1s ऑर्बिटल है 3p है तो s कितना हो गया 1/4। बच्चों 1/4 ही हुआ ना, क्योंकि 1s 3p, टोटल यहां पे sp3 में कितना ऑर्बिटल है 4, एक है s 3 है p, तो एक मात्र s है 3 है p, मतलब इसको हम लोग कहेंगे 1/4 s करेक्टर होगा, 1/4 s करेक्टर होगा। तो 1/2 तो होगा नहीं, 1/3 तो होगा नहीं, 2/3 तो होगा नहीं, यहां पे कहेंगे 1/4, यानी कि आप जानते हो 25% हो गया s, उसके बाद 25% हो गया मान लो px, 25% हो गया यहां पे py, और 25% हो जाएगा pz। इसलिए 25 25 25 25 मिल करके हो गया 100, यानी कि 1/4 यहां पे हम लोग कहते हैं कि s करेक्टर होगा, इसका आंसर होगा ए। बात समझ में आ गई ना। अब हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन हम लोगों का बहुत ही आसान है, आइसोमरिज्म चैप्टर से है। देखो कह रहा है कि आइसोमर्स ऑफ ए सब्सटेंस मस्ट हैव द सेम, क्या होना चाहिए। आप लोग जानते हो ना आइसोमर्स हम लोग किसको कहते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट। तो सबसे पहले यहां पे कह रहा है स्ट्रक्चर फार्मूला, ये तो गलत हो गया क्योंकि यहां पे सेम होना चाहिए कह रहा है, तो सेम कभी भी स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। कभी भी हम लोग आइसोमर्स उसको कहते हैं जिसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, ये गलत हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज गलत है, क्योंकि आइसोमर्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, तो जो भी आइसोमर्स होता है बच्चों उसका स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, ध्यान रखिएगा। सेम क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला यहां पे होता है सेम, और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होता है, आंसर होगा डी। उसके बाद देखिए टॉटोमेरिज्म विल बी एग्जिबिटेड बाय, आप जानते हो यहां पे कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं, इसमें कोई डबल बॉन्ड है नहीं, जहां डबल बॉन्ड है नहीं सिर्फ सिंगल बॉन्ड है वहां पे कभी भी टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, यानी कि ए में तो होगा नहीं। बी में देखो बच्चों सी के साथ एनो है, एनो का मतलब क्या समझते हो, नाइट्रोसो, कौन सा सो, नाइट्रोसो। बच्चों यहां पे टॉटोमेरिज्म हो सकता था कब, जब जिस कार्बन से ये नाइट्रोसो अटैच्ड है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, उस अल्फा कार्बन पे कम से कम एक एच होता, मतलब अल्फा एच कम से कम एक होता तो टॉटोमेरिज्म हो सकता था, लेकिन अल्फा एच एक भी नहीं है, टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। उसके बाद देखिए सी में ये है नाइट्रो, तो नाइट्रो जिस कार्बन से अटैच्ड है उसको कहते हैं अल्फा, तो अल्फा कार्बन पे कितना एल्काइल है 3, यानी एक भी एच नहीं है, तो इस कार्बन से अटैच्ड एक भी एच नहीं है, मतलब अल्फा एच 0 यहां पे भी नहीं होगा। यहां देखो इसको कहते हैं नाइट्रो, इसको कहते हैं बच्चों नाइट्रो, तो ये हो गया नाइट्रो ग्रुप, और नाइट्रो ग्रुप जहां अटैच्ड है उसको हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन, उस अल्फा कार्बन से अटैच जो भी हाइड्रोजन होता है उसको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो 2 अल्फा एच है, मतलब यहां पे टॉटोमेरिज्म बिल्कुल होगा, जिसको कि हम लोग कहते हैं नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म। उसके बाद देखो यहां पे कह रहा है द कंपाउंड व्हिच शो मेटामेरिज्म इज, बच्चों आप देखो
आपको एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला दिया हुआ है कि कहां पे टॉटोमरिज्म होगा, कहां पे नहीं होगा। जानते हो टॉटोमर्स हम लोग किसको कहते हैं? जब कोई बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो। बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कहने का मतलब कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके दोनों साइड कार्बन अटैच्ड हो सकता हो, तो बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए और उसके दोनों तरफ जो एल्काइल का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो अलग अलग तरीके से होना चाहिए। तो अलग अलग तरीके से अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता है एल्काइल का, उसी को हम लोग वहां पे कहते हैं मेटामर्स। देखो बच्चों C4H10O, तो C4H10 को हम लोग कितने तरीके से लिख सकते हैं? एक तो तरीका नंबर 1, यहां पे CH3CH2O के साथ CH3, और दूसरा इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, CH3CH2O एंड CH2 एंड CH3। देखिए क्या हो गया, यहां भी 1 2 3 4 कार्बन, यहां भी 1 2 3 4 कार्बन, यहां भी देखो 3 2 5 2 7 3 10 हाइड्रोजन, यहां भी 3 3 6 और 4 10 हाइड्रोजन। इसके लेफ्ट में कितना कार्बन? इसके लेफ्ट में 1 कार्बन, इसके लेफ्ट में 2 कार्बन, सॉरी ये राइट है ना सॉरी ये राइट है। तो इसके राइट में 1 कार्बन, इसके राइट में 2 कार्बन, इसके लेफ्ट में 3 कार्बन और इसके लेफ्ट में 2 कार्बन। तो देखो लेफ्ट का लेफ्ट से कंपेयर करो, राइट का राइट से कंपेयर करो। अगर नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग आ गया मतलब मेटामर्स हो गया, यानी कि C4H10O से मेटामेरिज्म बिल्कुल हो सकता है। आप कहोगे सर जी C5H12 से क्यों नहीं होगा? तो बच्चों आप सुनो, C5H12 कहने का मतलब हुआ जैसे कि CH3 CH2 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 एंड CH3। देखो तो यहां मेटामर्स कैसे बनेगा? कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, एल्केन में मेटामेरिज्म नहीं होता है। 3 3 6 2 8 2 10 टू 12, एल्केन से कभी भी मेटामर्स नहीं हो सकता है बच्चों। एल्केन से या तो हो सकता है, यहां पे इसके केस में हम लोग कह सकते हैं कि चेन आइसोमर्स या फिर पोजिशनल कर सकते हैं, लेकिन कभी भी इसके केस में हम लोग कहेंगे कि मेटामर्स नहीं होगा। उसके बाद देखो C3H8O हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। C3H8O कहने का मतलब हुआ CH3CH2O एंड CH3 3 3 6 2 8। क्या इससे हम कोई दूसरा अलग बना सकते हैं स्ट्रक्चर? क्या आप इसके राइट में 1 कार्बन रखे हो, इसके राइट में 2 कार्बन रखे हो, इसका अगर तुम चेंज करोगे तो बहुत चेंज करोगे तो क्या होगा? CH3O CH2 एंड CH3। क्या चेंज हुआ? कुछ नहीं। इसका भी नाम है मिथॉक्सी इथेन, इसका भी नाम है मिथॉक्सी इथेन, तो दोनों मिथॉक्सी इथेन है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन आप वीडियो को देखो पीछे करके, यहां पे जो C4H10O का लिखा था वहां पे एक था 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन और एक था इथॉक्सी इथेन, तो दोनों अलग अलग था। और नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों साइड अलग अलग था, उसको कहते थे मेटामर्स। उसी प्रकार से बच्चों C3H6 O कहने का मतलब हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH एंड O के साथ CH3 3 2 5 1 6। देखो तो क्या मेटामर्स बनेगा? अरे बाबा नहीं बन सकता है, तुम बहुत करोगे तो कहोगे सर ऐसा हम कर देते हैं CH3 और यहां पे कर देते हैं O एंड CH डबल बॉन्ड CH2। क्या फर्क पड़ा? ये भी है मिथॉक्सी इथेन और ये भी है मिथॉक्सी इथेन, तो कोई फर्क पड़ा नहीं, दोनों तो आइडेंटिकल हो गया ना। दोनों का नाम अलग अलग होना चाहिए, तो नाम अलग अलग हुआ ही नहीं, इसलिए आइसोमर्स है ही नहीं। आप कहोगे कि सिर्फ यहाँ पे C4H10O ऐसा है जो कि यहाँ पे मेटामेरिज्म शो कर सकता है और यहाँ पे कोई भी मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकता है। उसके बाद देखो बच्चों, एक यहाँ पे 19 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो 19 नंबर में आपको कह रहा है द शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस इज फाउंड इन। जानते हो यहां पे डायमंड का जो हाइब्रिडेशन होता है बच्चों वो डायमंड का होता है sp3 और इथेन का भी होता है sp3 और बेंजीन का होता है sp2। और आपको पता होना चाहिए कि जो एसिटिलीन है, एसिटिलीन हम लोग कहते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का हाइब्रिडेशन होता है sp। और आपको अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए कि अगर हम लोगों को कहा जाए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का लेंथ, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का लेंथ ज्यादा होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का लेंथ होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा। आप कहोगे सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ यहां पे जो होने वाला है वो होगा D, यानी कि हो जाएगा इसके केस में एसिटिलीन। एसिटिलीन का सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ होने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि डायमंड sp3 होता है, इथेन sp3 होता है, बेंजीन sp2 होता है, एसिटिलीन ही मात्र sp होता है, यानी कि sp3 वाले का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद हो जाएगा वहां पे sp2 वाले का, सबसे शॉर्टेस्ट होगा sp वाले का। ठीक है बच्चों, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। आज मैंने बहुत सारा क्वेश्चन देखा, क्योंकि बच्चों मेहनत बहुत करना पड़ता है आपके लिए, मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूं, हर एक क्वेश्चन को बार बार लिखना पड़ता है, फिर मिटाना पड़ता है,
फिर आपको लिखना पड़ता है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये एडिट करके सारे को जोड़ा गया है, क्योंकि ये तो डिजिटल बोर्ड है नहीं, लिखना पड़ता है हर एक बार, हर एक क्वेश्चन को ऑप्शन के साथ लिखना पड़ता है, फिर हटाना पड़ता है। तो मेहनत बहुत लगता है, जानते हो आपको। पिछले 2 घंटे से लगातार बना रहा हूं, तब जाकर के वीडियो इतना ये कंप्लीट हुआ आपके लिए। लेकिन आपके लिए इतना तो बनता है, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो तो मैं तो मेहनत करूंगा ही, क्योंकि आपके टीचर हूं। तो आपको गाइडलाइन करना मेरा जो है ना फर्ज है, कर्तव्य है। तो कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैं कुछ कुछ बताने का कोशिश कर रहा हूं। मेहनत इससे भी ज्यादा आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन आप लोग यहां तक देखें वीडियो को, इसका मतलब कि आप लोग सीरियस बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना आपको पसंद है, आप मेहनत करिए, आपका लाइफ बहुत ज्यादा ब्राइट है, यकीन मानिए। क्योंकि जिसको पढ़ने का आदत लग गया, ये जो पढ़ाई वाला जो वीडियो है, किताब है, ये सब पढ़ने का जिसको आदत लग गया, लत लग गया, वो बच्चा जिंदगी में बहुत कुछ करेगा, बहुत आगे जाएगा। क्योंकि सबसे मायने आज के डेट में यही रखता है कि बच्चा देख क्या रहा है। और अगर आप इस तरीके का वीडियो देखते हो जिसमें कि पढ़ाई की बात होती है, मोटिवेशन की बातें होती है, मेरा ही नहीं किसी भी सर लोग का देखते हो, किसी भी टीचर का देखते हो, तो आप समझो कि आपका लाइफ आगे आने वाला बहुत ही ब्राइट है, ठीक है ना। आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।